अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से अभी तक जो मुतासर अफराद की तादाद है 13,909 जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है, और 292 डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। ये वो स्टेज है जहाँ एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दुनिया ने होते देखी, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहे कि अगले 3 से 4 हफ्ते गुजारने पड़ेंगे। अल्लाह पाक ने अभी तक पाकिस्तान पर रहम किया। नुकसानात तो जितने भी हैं, ये एक बंदे का जाना भी बहुत दुख है, ये तो 300 अफराद हैं, लेकिन इटली से, स्पेन से, उन मुल्कों से मुवाजना करें तो यहाँ पर खुदा का कोई ख़ास करम है। हमारे यहाँ टेस्टिंग की एबिलिटी भी ना होने के बराबर है, हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और दुआओं के ऊपर इन्हिसार है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि खुदा ताला इस कौम को, इस मुल्क को और मुस्लिम उम्मा को इस मुश्किल घड़ी से, बल्कि पूरी दुनिया को, अक़वाम आलम को इस मुश्किल घड़ी से बचा के आगे निकल जाए। आज की जो 2-3 बड़ी ख़बरें हैं उसमें एक तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें 2 बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। शिबली फराज, अहमद फराज साहब के बरखुरदार खालिस PTI, उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। ये सरप्राइज़ डिसीजन मैं कहूँगा इमरान खान का, क्योंकि वो शुरू से डिज़र्व करते थे कि उनको किसी वजारत में लगा दिया जाए। IPPs का आजकल ये बड़ा रौला चल रहा है, सर्कुलर डेट के बड़े रौले चल रहे हैं, तो इसके ऊपर बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई उन्होंने, लेकिन किसी को खाते में नहीं आए, क्योंकि 3 बंदे मैं कहूँगा वफाक में बैठ के इमरान खान को डोमिनेट करते थे, और कुछ लोगों का काम अच्छा होता भी था तो वो ऊपर नहीं थे आ सकते। उसके अंदर अहमद फराज साहब कह रहा हूँ, शिबली फराज साहब भी उनमें शामिल है, और उनको दिल में इस बात का दुख था कि उनका अच्छा काम भी जो है उसको सराहा नहीं जाता। दूसरा डिसीजन उससे ज़्यादा सरप्राइज डिसीजन है, लेकिन वेरी पावरफुल डिसीजन। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डोमिनेट एंड डिटरमिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन पॉलिसी का रुख क्या होगा, मीडिया मैनेजमेंट क्या होगी। वो है जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो फॉर्मर DG ISPR हैं, और जनरल आसिम सलीम बाजवा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जनरल राहील शरीफ के वक्त जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके लिए रायहामा हमवार करनी थी, जनरल राहील शरीफ जब बनाए गए तो वो बहुत तगड़े किस्म के कोर कमांडर के तौर पर नहीं जाने जाते थे, लेकिन उनकी जो इमेज बिल्डिंग की कि जाने की बातें जाने दो और शुक्रिया राहील शरीफ, ये सारी कैंपेन जनरल आसिम सलीम बाजवा की शुरू की हुई हैं। तो मेरे ख़्याल में बड़े पावरफुल फिगर के तौर पर वो मरकज़ में आकर एग्जिस्ट करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का उनका डेजिग्नेशन है। इसी तरीके से एक और इससे भी बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर आज के अखबारात में आपकी नज़र से गुजरी होगी। वो ख़बर कहती है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को या 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है। इस पर मैं 2 मिनट आपको एक ब्रीफ़ दूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में अहलियत है कि इतना बड़ा डिसीजन कर सके। मेरे ख़्याल में नहीं है, बहुत बड़ा फुकदान है। जब आपको कंसेंसस डेवलप करना होता है, इवॉल्व करना होता है, चारों सूबों को साथ लेकर मरकज़ बैठकर एक फ़ैसला करता है कि कौन सी चीज़ें हमें वफाक के पास रखनी है, कौन सी सूबों को देनी है, उसमें मरकज़ में एक पावरफुल फिगर होनी चाहिए, अनक्वेश्चनेबल, जिनकी बात के ऊपर बाकी इतबार करें। फिर इस तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का रोल होता है बड़ा कलीदी होता है जब आप NFC को रिव्यू करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास 2 फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक जो हमारे सामने आए, पहले असद उमर और दूसरे अभी हफीज़ शेख। मैं इन दोनों की काबिलियत के ऊपर मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। असद उमर साहब वक्त पे फ़ैसला लेने की अहलियत नहीं रखते, उसका मुज़ाहरा उन्होंने 8 से 9 माह में किया, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान को 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल हुई। उसमें उनके उस वज़ीर का भी दखल था जो टैक्स का इंचार्ज था। और दूसरा बड़ा बहुत ही भयानक किस्म का नुकसान हुआ कि पाकिस्तान में बजट डेफिसिट इतना ऊपर चला गया और उसको एंटिसिपेट किया नहीं गया, और उसके लिए फिर मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े। तो इस 2 साल का अरसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुजारा, इसमें रिकॉर्ड डेफिसिट्स, रिकॉर्ड रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स और रिकॉर्ड इंक्रीज़ इन पब्लिक डेट, 3 चीज़ें हैं। और हफीज़ शेख साहब जो हैं उनमें विज़न कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो कम्प्लीटली लैक करते हैं, वो उसमें नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का शिकार करने वाले थे, तो इसलिए ऐसे नाजुक इशू को छेड़ना शायद इनके बस की बात ना हो। लेकिन एक जो बड़ा सवालिया निशान है कि इस NFC अवार्ड के साथ हम कितना अरसा चलेंगे। NFC को सूनर और लेटर रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। वफाक का डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, सूबों के पास वसाइल जाते हैं, सूबे अपनी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं करते। वहाँ किसी स्टेज के ऊपर बैठ के सारी इकाइयों को इकट्ठा होकर बैठना है, जुड़ के बैठना है, और एक वो सोच पालनी है कि पाकिस्तान का मफाद किस में। उसमें काबिलियत की कमी अभी नज़र आती है। बाकी इशू जो है वो कहीं ना कहीं जाके हमें सूनर और लेटर एड्रेस ज़रूर करना है। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, ज़रूर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
तलाल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और मुर्तज़ा वहाब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम में जैसे हम आगे चलेंगे तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं, अवैस रज़ा कादरी साहब। इनकी नातें आप पूरा बल्कि दुनिया सुनती है, तो आज हम प्रोग्राम में भी इनसे नात सुनेंगे और इनसे दुआ की दरख्वास्त भी करेंगे। ज़रताज आपसे स्टार्ट करूँगा। बहुत बड़ी तब्दीली है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, ऐसे मुश्किल मरहले के ऊपर जब आप कोरोना के एक मिडल में कहना चाहिए क्राइसिस फेज के अंदर, तो ये फैसला क्यों लेना पड़ा? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, हम इस पे बात कर लेते हैं कि वक्त के लिहाज से जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब का एक रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके अंदर और वो सारा कोरोना के हालात के पेश नज़र दिया है। और उसकी सबसे खूबसूरत बात जो 144 अरब का जो एहसास कैश जो रिलीफ प्रोग्राम है, जिसमें हर शख्स का पता, किफ़ालत का सेंटर, और वो जा भी रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर, और फेडरल गवर्नमेंट ही ये मदद कर रही है। आज उसके अंदर मजीद 2 ICC ने फैसले किए हैं। 75 अरब का एक और बहुत बड़ा पैकेज दिया है, जो कल इंशाल्लाह हम लोग उसमें अप्रूव कर लेंगे। काबीना के अंदर कल इजलास है, और उसमें हम लोग ये जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक बीमारी की वजह से जो इस पूरे सिनारियों के अंदर लोग बेरोजगार हुए हैं, ये उनके लिए कि उनको 12,000 पर मंथ जो है वो मजीद मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए, और साथ में ही आई थिंक 40 या 50 अरब का एक और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी एक पैकेज ICC ने आज अप्रूव किया है, जिसके अंदर तो क्या वजीर इसलिए तब्दील हुए हैं कि नया पैकेज आ रहे हैं इसलिए वजीर तब्दील कर दिए गए? नहीं, अब मैं बात ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि उस सूरत में जब डेवलपिंग कंट्री के होते हुए सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड के, सबसे ज्यादा गरीबों की सोच के लिए और गरीबों को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम रखे गए हैं, उसमें आज अगर ये डिसीजन लिया गया है कि शिबली फराज साहब को मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी सेनेटर हैं, हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं सेनेट में, और जब भी अपनी मिनिस्टर के जवाब देने जाती हूँ तो मैं हमेशा उनको वहाँ पे मौजूद पाती हूँ, और हमेशा डिसेंसी से बात करते हैं। और IPPs का जो भी आपने कहा, उनका बड़ा वहाँ पे भी बड़ा नॉलेज है। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन। PTI का फेस भी हैं और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं, और एक PTI के फेस को इतने बड़े पैकेज को लोगों को बताना, मेरे ख्याल में उसके अंदर मदद मिलेगी। और जो दूसरा आपने अभी खुद उनका जो जिक्र किया, जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिनको लगाया है, मैं समझती हूँ कि वो DGSPR भी रहे हैं, उनका अपना एक और हमारी अपनी हुकूमत के एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में कभी इतना तारीख में नहीं होना कि दोनों हाउसेज जो हैं, हेडक्वार्टर हमारा और हमारा जो PM ऑफिस है, वो बिल्कुल एक पेज के ऊपर हो। तो मैं समझती हूँ CPEC अथॉरिटी के भी वो चेयरमैन है, तो वो बहुत खूबसूरत अपने वो स्ट्रेटेजिक हालात और जो हमारे कश्मीर से हालात हैं वो दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से बता सकेंगे। ऑनररी पोजीशन, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। वक्त के लिहाज से, मौके के लिहाज से, हमेशा से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जिसकी भी गवर्नमेंट तलाल चौधरी साहब से पूछते हैं। डिसीजन करती है। तलाल चौधरी साहब, आपको कैसा फैसला लगा ये आज के दिन 2 वजीरों की तब्दीली का? तलाल चौधरी साहब जी, तलाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मलिक साहब देखिए, हमारी जो बात थी उसमें जान पड़ती जाती है हर आए दिन के साथ। हमने पहले कहा था खान साहब के पास कोई टीम नहीं है, ये मांगे तांगे की टीमों से काम चला रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से झूठ बोला था कि हम तब्दीली लेके आएंगे, इनकी तैयारी है। इनके पास ना इकोनॉमी की टीम थी, ना एनर्जी की टीम थी, ना इंटरनल सिक्योरिटी की थी, ना बाकी जो शोबे आप सेहत देख लें, तालीम देख लें, इनके पास अपनी कोई टीम नहीं थी। आज इन्होंने बाजवा साहब को स्पेशल असिस्टेंट लगाया है। बाजवा साहब एक्सपीरियंस्ड हैं मीडिया के बारे में। उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो बुक थी इन दी लाइन ऑफ फायर, उसमें असिस्ट किया। बाद में DGISPR रहे, मगर ये भी कोई उनकी टीम नहीं थी। सो ये जो हम कहते थे कि ये प्रॉक्सी हैं इमरान खान मुशर्रफ की। आप देख लीजिए, जुबैदा जलाल हो, गुलाम सरवर हो, फुआद हो, खुसरो हो, इजाज शाह हो, फ़रोग नसीम हो, उमर अयूब हो, या आज की अपॉइंटमेंट, तो ये हमारी कह में जान पड़ती है कि ये भी वो मुशर्रफ की टीम या मुशर्रफ की प्रॉक्सी जो है इमरान खान बने। सो मेरा ख्याल ये है कि बाकी जो एक सिर्फ तब्दीली अच्छी हुई है, शिबली फराज साहब पहला फेस है PTI का जो वज़ीर इत्तलात बने। वज़ीर इत्तलात स्पोक्स पर्सन जो होता है वो कम अज़ कम फेस ऑफ द पार्टी होना चाहिए, वो फेस ऑफ द पार्टी। मगर बाजवा साहब आए, वेलकम। वो डायरेक्टली अब सियासत में हैं, वो PTI के स्पोक्समैन होंगे,
तो उनके लिए अब शायद वर्दी में DGISPR का रोल बड़ा लिमिटेड और बड़ा आसान होता है, और वहाँ पर चीज़ों को चलाना और एज ए सिविलियन स्पोक्स पर्सन आना बहुत फ़र्क है। अब उनको मुश्किल सवालात का जवाब देने पड़ेंगे। CPEC कौन लेके आया, GDP कितनी थी, बिजली नवाज शरीफ ने कितनी बनाई, आपने क्या किया, इकोनॉमी का ये हाल क्या किया, तलाल चौधरी से लेके गरीब की रोटी तक। तलाल जी तलाल, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो इमरान खान आप लोगों को मोटू गैंग कहते थे, तो अब अगर जनरल आसिम सलीम बाजवा आके PTI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं बड़े हम असूली तौर पर, देखिए, हम वर्दी में होते हुए कोई सियासत करे उसके खिलाफ है। वर्दी के बगैर सियासत उनका हक है, अब उन्हें फेस करना पड़ेगा। देखिए, डंडे से एज ए DGISPR चीज़ें चलाना या वर्दी के रोब से और बात होती है। सिविलियन स्पोक्समैन के तौर पर जब आप मलिक साहब आपका सामना होगा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं उसी पे जब आप पूछेंगे मलिक साहब चीनी आटे के बुहरान और वजीरों की चोरी और डकैती और नाहिली और नलायकी का, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमें जो कहते थे, मैं कोई ऐसा नाम तो नहीं रखना चाहता, लेकिन खान साहब की ये अपनी टीम नहीं, ये मांगे तांगे की टीम है। ये इधर उधर से पकड़ के लाए गए लोग हैं। देखिए, कारकर्दगी से पता चलेगा। देखना तो ये इंटरेस्टिंगली मैं जाऊंगा मुर्तज़ा वहाब के पास। देखना मुझे ये है कि कितनी देर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर ख़जाना मांगे हुए हैं हफीज़ शेख साहब, उनके साथ चलाते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर उनको फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क को इस मुश्किल में चलाना है। अब वो IMF के आगे हाथ जोड़ने वाली स्टेज गुजर गई, जिसकी वजह से हमें IMF के बंदे उधार लेने पड़े थे। अब क्या करें, कैसे आगे चलें? तो मुर्तज़ा वहाब, आपको दोनों फैसले कैसे लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, शिबली फराज साहब के साथ मैंने सेनेट में काम किया है। बड़े पोलाइट हम्बल किस्म के आदमी हैं, सॉफ्ट चेहरा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का सॉफ्ट चेहरा अगर टेलीविज़न पर आके, मीडिया पर आके फेडरल गवर्नमेंट की तर्जुमानी करेगा तो मैं समझता हूँ अच्छी रेसिप्रोसिटी बाकी सूबों से भी और ऑपोजिशन से भी नज़र आएगी। मैं समझता हूँ इतने पोलराइज्ड माहौल में एक ऐसा आदमी जो कि सॉफ्टनेस से बात करता है, शेर व शायरी में बिलीव करता है, वो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज और मैं उसको पॉजिटिवली देखूंगा। जहाँ तक बाजवा साहब की तैनाती है, मुझे नहीं पता कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट का क्या काम होगा। ये बेहतर दरताज भी बता सकती हैं, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। आप बताएंगी दोनों का रोल कैसे डिफाइन करेंगी? कहाँ शिबली साहब का रोल शुरू होगा और ख़त्म होगा, और कहाँ रोल जो है वो जनरल बाजवा का होगा? ये मलिक साहब, आपने मेरी पिछली दफ़ा भी बात अभी पूरी नहीं होने दी थी। जो मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब की बात सुनी है ना, तो वो नज़र आता है कि कहीं पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा, इससे उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की है। तो जो बैलेंस होता है वो ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और जो गवर्नमेंट का, वो जो इदारे होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उनको बेहतर पता होता है। मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ और मेरे जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, तो हमें पता होता है कि हमने समरी के टाइम पे और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे हमने कैबिनेट को भेजना होता है और बैलेंस कहाँ पे हमने रखना होता है। इसलिए हम अपनी परफॉर्मेंस का और अपनी लाइन का पता होता है। जहाँ तक जनरल साहब की बात है, वो एक ऑनररी पोजीशन पे स्पेशल असिस्टेंट हैं और DGISPR भी रह चुके हैं। और मैं इससे पहले, आपने चूंकि मुझे पता नहीं था, मैं इस वक्त उस पर बैठी हुई हूँ DSNG पे। सो मेरी आपकी टीम के साथ बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन होती है और मैंने उनको हमेशा से बताया हुआ था कि आप जब भी तलाल चौधरी को या हाफिज अब्दुल्ला जैसे लोगों को बुलाएंगे, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि तलाल चौधरी ने हमारी जो AKMNA है कंवल शोजब साहिब के साथ इंतहाई डेरोगेटरी, पर्सनल, डर्टी रिमार्क्स बिलो द मोरालिटी दिए थे। सो मेरी पार्टी की तरफ से और मुझे भी ये खुद मेरे अपने मोरल्स ये हैं कि मैं इस तरह के बंदों के साथ कभी भी वो टॉक शो ना करूं, क्योंकि ये डिसग्रेस्ड है खवातीन के लिए इस तरह के लोगों का। और PMLN को खुद सोचना चाहिए कि तलाल चौधरी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाबंदी लगाई, उसके बाद माजरत की कि नहीं की? जबान बहुत लंबी है। इन्होंने माजरत की कंवल शोजब से कि नहीं माजरत की? नहीं की जी, इन्होंने नहीं की। तो इन्होंने आप मुझे एक मिनट दे दें। अफसोस है कि अब मैं दोबारा ये कहूं कि जो मुझे, आप मुझे एक मिनट दे दें, इसके बाद आप जो कहना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, आपको हक है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तलाल चौधरी, आपने कंवल शोजब के लिए जो अल्फाज कहे थे बहुत नामुनासिब थे। अगर आप उनके ऊपर कायम हैं तो मेरे ख्याल में और भी शर्मिंदगी की बात है। अगर नादम है तो अपॉलॉजी ऑन एयर करनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है,
देखिए होता पता क्या है, मैं जब ये इस नहीं इफ्स एंड बट्स करी ना जी, अगर गलत बात कह दी थी तो माफी मांग ले, कोई बुराई नहीं होती इसमें। नहीं मैं देखिए मैं गुजारिश करता हूं ना, मैं उस पे आ रहा हूं ना, मैं तो आपको जज बनाऊंगा, मैं अपने सुनने वालों को जज बनाऊंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि वो टुकड़ा जो है वो ऑन एयर करना चाहिए ताकि पता चल सके कि मैंने कुछ ऐसा कहा था, या खातून होने का आप एडवांटेज नहीं ले सकती और खातून मर्दों को गाली नहीं दे सकती, या उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, ऑन एयर कर दे। इस वाक़े को गुजरे और सेटल हुए आज 6 माह हो चुके हैं, और कोई ऐसी, उसके बाद मैं आपके साथ कोई इनका ऐसा नहीं, वजीरों से लेके तमाम लोगों के साथ टॉक शो करता हूं। अब अगर इनके पास सवालों के जवाब नहीं है तो फिर इस वक्त ये एतराज उठाना, और ये मामला सेटल हो चुका है। तलाल साहब इसमें ईगो तो है ही नहीं है। अगर आपके मुंह से नामुनासिब अल्फाज निकले थे तो आप कह दें कि मैं नामुनासिब अल्फाज पे मैं माजरत खाऊं, बात ही खत्म। इसमें तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो बड़ेपन का मुजाहरा है। ये मलिक साहब ऑलरेडी मैं इस बात पे, ये जो चीज आप कह रहे हैं मैं कह चुका हूं। दोहरा दे सर, ये दोहरा दे, मत अटके, दोहरा दे, और दोहरा दे, मत अटके, दोहरा दे। बिल्कुल देखें, मेरे से कभी कोई गलती हुई मैं उसकी माजरत करने पे कभी नहीं हिचकताता। फिरदौस आशिक साहब के साथ इसी तरह का मामला हुआ दूसरा, लेकिन मैंने तो कह रहा हूं कि मेरे से गलती हुई, मैं तो उसकी माजरत फौरन कर लेता हूं, और ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब आप ज़रताज मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा क्लियरली एक्सप्रेशन दे दिया, आप मुतमईन हैं जी। थैंक यू मलिक साहब। मैं हमेशा आपसे और आपके प्रोग्राम में हमेशा ये इसलिए एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाफिज अब्दुल्ला साहब के साथ भी जब मैं बैठी थी, देखिए मलिक साहब जब हम टॉक शो में आते हैं ना, हम एक दूसरे की पॉलिसीज के ऊपर, जितनी अभी इन्होंने हमारी पॉलिसीज के ऊपर पता नहीं मांगे तांगे कहा, सब कुछ कहा, मैंने इनको इंटरप्ट किया, ना मैंने इनको कुछ कहा, सिर्फ इसलिए कि जब पॉलिसीज के ऊपर आप मेरे से डिस्कशन करेंगे मैं अब सवालों पे आ जाए, जवाब दूंगी, लेकिन आप सवालों पे आ जाए। जी जी, तो इसलिए जनरल आसिफ बाजवा का क्या रोल होगा और शिबली फराज का क्या होगा? जी जी, तो मैं उसके लिए तो बहरहाल पहले तो मैं आपको इस बात के लिए थैंक यू अदा करती हूँ कि कंवल शोजब के मामले को जब मैंने उठाया आपने तलाल चौधरी के सामने कह दिया और उन्होंने इस बात के ऊपर माफी मांग ली, सो थैंक यू टू यू। नाउ आई कैन कंटिन्यू। तो वो मैं आपको बता रही थी, जैसे मुर्तजा वहाब साहब ने पूछा है, फेडरल मिनिस्टर है शिबली फराज साहब, ऑलरेडी सेनेटर हैं, हमारे इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, वो पार्टी के गवर्नमेंट के नैरेटिव को बताएंगे। और जहां तक मुझे लगता है जो जनरल साहब हैं वो चूंकि सी पैक के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लोगों ने ये अभी तलाल साहब ने खुद तो कहा है कि सी पैक के बारे में बहुत से सवाल होंगे, तो होने चाहिए, कौन डरता है, वो सी पैक के चेयरमैन अथॉरिटी के जनरल साहब अपने जवाब बिल्कुल देंगे, और जारी बात है उनको DGISPR भी रहे, उनको मीडिया को हैंडल भी करना आता है, जवाब भी करने आते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है एक सवाल में पहले जल्दी से मुर्तजा से ले लूं। मुर्तजा, जो आज की बहुत बड़ी खबर है वो आपकी नजर से गुजरी होगी, मेरा ख्याल था कि ऐसे मौके के ऊपर हाउस इन ऑर्डर किया जाता है, डिसरे नहीं किया जाता, NFC वार्ड रिव्यू करना, 18वीं तरमीम को छेड़ना, क्या पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इतनी काबिलियत है कि वो ये काम कर सकती है? मैं जो ये बात करूंगा शायद जरताज बीबी को बुरी लगे। आप शुरू में इंट्रो में बात करें तसद उमर के हवाले से, हफीज शेख साहब के हवाले से, देखें ये इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फैसले नहीं है, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, और इसके लिए आपको वो पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ग्रेस हो, जो कि लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ जो मौजूदा PTI की गवर्नमेंट है, जो सियासी जमात है, उसके अंदर वो मुझे बड़े देर का मुजाहरा करने वाले, वो ग्रेस दिखाने वाले लोग नज़र नहीं आते। इसलिए मैं नहीं समझता कि शायद पॉलिटिकल कंसेंसस ये लोग कर पाएँ। और पॉलिटिकल कंसेंसस नदीम साहब इसलिए ज़रूरी है कि देखिए 18वीं तरमीम को अंडू करने के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। और सिमिलरली NFC अवार्ड के अंदर भी कोई चेंज लाने के लिए उनको आर्टिकल 160, आर्टिकल 3 कैपिटल A तब्दील करना पड़ेगा, और इन दोनों कामों के लिए उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि PTI के पास इस वक्त मौजूदा हालात में मौजूद नहीं है। और उनके जो लोग हैं हु आर एट दी हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मुझे नहीं लगता कि वो हालात को खुशगवार करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकली इतना चार्ज एनवायरनमेंट है, इतनी पोलराइज्ड सिचुएशन है, उसको तब्दील करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह की चीज कर पाए। आप तलाल चौधरी क्या समझते हैं, कर पाएंगे ये? देखिए मलिक साहब, सबसे पहली गुजारिश ये है, ये सारे का सारा जो मामला 18th अमेंडमेंट का है ना, ये पूल का है कि जी सूबों के पास ज्यादा पैसा चला जाता है, वफाक के पास नहीं जाता। सबसे पहले वफाक को इतराज उठाने से पहले अपनी
कमी कोताहियां दूर करनी। मुझे मलिक साहब ये बताएं, 1000 अरब जो सिक इंडस्ट्री जो कि PIA, स्टील मिल, रेलवे में डूबता है, वफाक ने उसका कुछ किया? आज सर्कुलर डेट 2000 अरब है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए, यानी रेवेन्यू अगर आपसे नहीं बढ़ता तो आप कहते हैं जी कि अब हम सूबों को से वापस लेना चाह रहे हैं। अगर आपने रिफॉर्म नहीं किया सिस्टम, यानी आपने ये सिक जो जितने भी आपके अदारे हैं उसको आप उसमें पैसा डालते रहते हैं, तो ये सूबों का कसूर नहीं है। सबसे पहले वफाक अपने आप को एफिशिएंट नजर आए, पहले जो उसके पास पैसा है वो बताए कि उसकी एक एक पाई जो है वो बिल्कुल ठीक खर्च हो रही है। वफाक में बेशुमार चीजें, रिफॉर्म्स की जरूरत है 18th अमेंडमेंट को देखने से भी पहले, तो वो क्यों नहीं करते? क्यों आज तक टैक्स रिफॉर्म नहीं हुई? क्यों आज तक सिक अदारे जो है वैसे के वैसे पड़े हुए हैं? वो हमारा जो हजारों अरब है वो जो डूबता है वो कौन डुबोता है? वफाक डुबोता है। सो वफाक एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी के जवाब लेते हैं जरताज गुल से। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट भी हमारे पास है, वो भी सुनवा दें तो इकट्ठा जवाब लेते हैं जरताज से। दिखाइएगा, बताइए जरताज गुल। एक तो कि मलिक साहब, मैं इससे शुरू करना चाहती हूँ ये 18वीं तरमीम से जो असद उमर साहब ने फरमाया था कि हम इसके ऊपर गौर करें और हमने NFC अवार्ड को भी देखना है। ये बेसिकली यही जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी नालायकी की बात बताई, ये यहीं से तो अय्या होती है। 18वीं तरमीम ने एजुकेशन के, अपने बजट के, अपने इनके हेल्थ के तमाम इख्तियारात तो सारे इनको दे दिए हैं। जिस टाइम पे इनसे क्वेश्चन आंसर आता है तो कहते हैं आप सुबह में दखल अंदाजी ना करें क्योंकि सुबह तो खुद मुख्तार हो चुके हैं, लिहाजा आप जो हैं गवर्नर राज की बात करते हैं, फलानी चीज की बात करते हैं। हालांकि सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर होता है, गवर्नर राज की या खुद मुख्तारी की तो किसी ने बात ही नहीं की होती है। फिर जिस टाइम अपनी नालायक और निकम्मापन नजर आता है कि जैसे सिंध में इस वक्त नजर आया है, शुरू हम यहां से कर लेते हैं कि इन्होंने सिर्फ 11 यूसेज को लॉकडाउन किया, कोर्ट को उसका वो लेना पड़ा, इनको वापस देना पड़ा, उसका नोटिस लेना पड़ा। इन्होंने कहा कि जो हमने 8 अरब की जो है हम लोगों ने वो तकसीम किया राशन, तो पता चला कि जी 1 अरब तकसीम किया। 1 अरब पे इन्होंने फरमाया कि जी सिंध के जो वो थे CM साहब, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने किसी से पूछा तो पीछे से उनको किसी ने कहा, तो उन्होंने कहा जी हमने 2 लाख लोगों में राशन तकसीम किया है। आई थिंक मुर्तजा वहाब साहब जो प्रोग्राम में बैठे हुए, इन्होंने शायद 1 लाख लोगों का, जो शैला रजा इनके मिनिस्टर, उन्होंने 6 लाख लोगों का कहा। बहरहाल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया तो उसके अंदर तो कोई तसल्ली बात नहीं हुई, वो तो पता ही चला कि कहां से राशन गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो ऐसे तकसीम किया 8 अरब का या 1 अरब का, जो भी इनके आप रोडे अटका रहे हैं, जो इनकी स्टेटमेंट है, आप रोडे अटका रहे हैं सिंध के काम में। तो मैं यही पूछ रही हूँ ना, तो इन्होंने कहा कि जी हमने तो पता ही नहीं चला कि हमने किसको दे दिया। अब वो मेरा जाती पैसा तो था नहीं जो मुझसे कोई पूछे ना। हम एहसास के फलत में 144 अरब कैश दे रहे हैं, हमें कैश काउंटर का पता है, हमें रिटेलर का पता है, हमें किफालत सेंटर का पता है, हमें बंदे का नाम पता है। टू द पॉइंट इसका जवाब हो जाए। मुर्तजा आप इसका क्या जवाब देते हैं? तो इन्होंने मुर्तजा आप तो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मलिक साहब, तो मुर्तजा कह रही हूँ कि मुर्तजा टाइम थोड़ा है, मुर्तजा तो अया किया है ना के और हम अच्छा सेकंड, सॉरी मलिक साहब प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दे। अब ये हम आउट ऑफ द क्वेश्चन या आउट ऑफ द वे तो जाके हम नहीं करेंगे 18वीं तरमीम। अगर हम कभी करेंगे उसका तरीक़ेकार है, तरमीम हमेशा 2/3 मेजॉरिटी से होती है। ऐवान में ये मसला जाता है, इसको पर बात होगी, लेकिन ऐवान वालों को तो फिक्र करनी चाहिए ना। ऐवान में मुझे बताया जब साहब को गिराना चाह रहे थे सेनेट के चेयरमैन को, तो PML एंड पीपल्स पार्टी के तो अपने सेनेटर ने इनको वोट नहीं दिया उसके खिलाफ, तो इन्होंने तो उसकी इंक्वायरी भी को मौका दे दें। किसको वोट दिया, सिंधरानी साहब को नहीं गिरा सके, तो वो हम ऐवान में मसला लेकर जाएंगे ना, हम आउट ऑफ द वे तो कोई सोल्यूशन नहीं देंगे। जी मुर्तजा प्लीज शुरू करिए। नदीम साहब, आप अच्छे माहौल की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि वफाक में सूबों में अच्छी तरीके से माहौल आगे लेके चलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि इन हालात में कोई तरमीम हो सकती है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है? दिस इज द प्रॉब्लम जो PTI को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई शख्स कोई सवाल उठा दे तो ये बिल्कुल ही दे गेट अग्रेसिव। मैं समझता हूँ थोड़ा सा हौसला पैदा करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत आपके पास है, 3 सूबों में आपकी हुकूमत है। अगर कोई आपको तनकीद का निशाना बना रहा है तो कोई पर्सनल अटैक आपके ऊपर नहीं करा, थोड़ा सा खुदारा हौसला पैदा करें।
ये भी बीबी ने बात की, हमने 8 अरब रुपए का राशन बांट दिया, किसी को पता नहीं चला। मैं नदीम साहब एक बार नहीं कई बार इस चीज़ को वाज़ेह कर चुका हूँ, ये गलत खबर थी। इनके वुज़रा ने आके 8 अरब का फिगर कोट किया, 8 अरब का कोई फिगर नहीं है। इम्तियाज़ शेख साहब आपके प्रोग्राम पे आए थे, उन्होंने आपको बताया था 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया गया है। जिन लोगों को दिया गया उनकी तमाम डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। खुदारा मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आके इस तरह बड़े बड़े फिगर्स कोट ना किया करें, थोड़ी सी तहकीक कर लें। वफाक रोडे क्या अटका रहा है? जो इल्जाम दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि वफाक रोडे अटका रहा है, वो क्या है? जब मैं थोड़ा सा अगर नदीम साहब शायद डाइग्रेस करूं, लेकिन मैं एक चीज I'd like to make a point। देखें 18वीं तरमीम जब पास हुई ना, उससे पहले एनएफसी पास हो चुका था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि जब एनएफसी पास किया गया तब तक 18वीं तरमीम नहीं हुई थी, यानी कि उस वक्त तक सब्जेक्ट सूबों को डिवॉल्व नहीं किए गए थे। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा ग्राउंड है कि एक फ्रेश एनएफसी अवार्ड आना चाहिए जिसके अंदर सूबों को और इख्तियारात मिलने चाहिए और ज्यादा माली वसाइल मिलने चाहिए। ये टाइमलाइन जरताज बीबी चेक कर लेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली एनएफसी अवार्ड 2010 में 18वीं आईनी तरमीम से पहले हो चुका था। रोड़े में इस तरह बताऊंगा नदीम साहब, मैं समझता हूँ जो हमारा नैरेटिव है ना सूबाई सिंध के अंदर, वो पहले दिन से बड़ा क्लियर रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, इफेक्टिव लॉकडाउन होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से जो मुतज़ाद बयानियाँ आए, मैं समझता हूँ उसने सबसे ज़्यादा हमारी एफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सिंध में बसने वाला शहरी कहता है कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि बाहर निकल सकते हो, सनतों पर जा सकते हो। वज़ीर आज़म कहता है कि जी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल सकते हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल सकते हो। गवर्नर सिंध जो है 50 गाड़ियों के टोले में एहसास किफालत प्रोग्राम देखने के लिए जा सकते हैं। मेरे पास लास्ट मिनट है, मुझे तलाल साहब से इसका जवाब लेना है। क्या एनएफसी अवार्ड को और 18वीं तरमीम को छेड़ना चाहिए? तलाल साहब आपकी जमात का पोजीशन क्या है, सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? देखिए एक सिर्फ बात कर लूं नदीम साहब, इस वक्त इस तरह का लास्ट मिनट है सर तलाल चौधरी साहब। और खुदा और देखिए इस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं, खुदा के वास्ते इस वफाक को मजबूत रहने दें। खुदा के वास्ते आपने इकोनॉमी को, गवर्नेंस को बैठा दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इस वफाक के इत्तेहाद का भी बेड़ा गर्क ना करें। पहले अपने आप को देखें, पहले वफाकी हुकूमत जवाब दे, फिर सूबों की ये जो पैसे हैं उस पर नजर डाले। तो कोई इसमें हो नहीं सकता और ऐसे माहौल में तो इस पर गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत टाइम है इस तरह की गुफ्तगू का, और ये जानबूझ के कर रहे हैं और इसमें कोई हालांकि फायदा नहीं होगा, ना वफाक का ना पाकिस्तान का। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी अवैस रजा कादरी साहब हमारे साथ होंगे और आज हम उनसे एक बहुत ही खूबसूरत नात सुनाएंगे आपको। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अवैस रजा कादरी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मुझे आपसे 3 चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करनी है। एक आपसे मौजूदा हालात के ऊपर आपकी राय लेनी है, एक आपसे बहुत खूबसूरत सी नात सुननी है जो बड़ी दिल के करीब हो, दिलों को छुए लोगों के, और फिर आखिर में दुआ करानी है। तो तीनों का टाइम डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो मौजूदा हालात के तनाजुर में आपकी राय। सबसे पहले नदीम मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। ये जो मौजूदा हालात के जो मामलात हैं, ये कोरोना, ये हमारे मुल्क का मसला नहीं, सिर्फ ये पूरी दुनिया का मसला है। और आप देख रहे हैं कि इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई मामलात मुतासर हुए हैं। कारोबारी हजरात के कारोबार मुतासर हुए हैं। ज़िंदगी जो हमारी आम तौर पर चल रही थी उससे बिल्कुल हट गई है। बहरहाल ये एक आजमाइश है, ये वबा है, और ये वबा कुदरती है और ये अल्लाह की तरफ से आई है और ये जाएगी भी अल्लाह ही की मदद से। लिहाजा डॉक्टर अपने हिसाब से जो मामलात कर रहे हैं उनको बड़ा हमारा सलाम है, लेकिन ये जाएगी अल्लाह के करम से। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। और ये जो रमज़ान इस बार हमें अता हुआ है, ऐसा रमज़ान ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा, ना शायद आपने देखा होगा, और हमसे बड़ी उम्र के लोग भी होंगे, उन्होंने भी कभी ऐसा रमज़ान नहीं देखा होगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के हुज़ूर कि अल्लाह हमें ऐसा फिर रमज़ान ना अता फरमाए और खैर के साथ अता फरमाए।
तो चूँकि अभी लॉकडाउन है और कई लोग जो हैं घरों के अंदर होते हैं, तो ये एक अच्छा मौका मिला है उन लोगों के लिए। देखिए, कोरोना जो है वो ज़हमत भी है और एक मानों में रहमत भी है। रहमत उन इस मानों में है कि वो लोग जो अल्लाह से दूर थे वो अल्लाह के करीब हो गए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये ज़हमत है तो रहमत भी है। तो ये एक संभलने का मौका है। अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि समझ जाओ। हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी जो हर लिहाज से रुजू करें अल्लाह की तरफ, उसकी बारगाह में माफ़ी मांगें, उससे तौबा अल्लाह से करें, रुजू उससे करें, रहम की माफ़ी भीख मांगें। मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, घरों के अंदर नमाज का अहतमाम करें। बहुत कुछ है इसमें। ये आपने सही कहा कि इसमें मौक़े भी हैं, फैमिली लाइफ आपकी पूरी रिस्टोर होती है। नात कौन सी सुनाएंगे वैसा? अच्छा, मैं आपको नात सुनाने से पहले एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँ कि रमज़ान शरीफ का महीना है और ये बड़ा करम वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। और इस रात जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो आसमानों पर सदा बुलंद होती है कि ए खैर के तालिब आ जा और ए शर के तालिब रुक जा। और अल्लाह ताला हर रात, रमज़ान की हर रात में बेशुमार लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और जब ईद की रात लैलतुल जायज़ा आती है तो पूरे महीने में जितने मुसलमानों को अल्लाह ने बख्शा उसके मुताबिक और लोगों को बख्श देता है। तो रहमत का महीना है, उसकी रहमत बड़ी वसी है और उससे मांगे। इसी रहमत भरी रात के सदक़े में हम अल्लाह की हुज़ूर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं। आपकी फरमाइश थी, मुझे आपने की थी, मैं पेश करता हूँ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूरे खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह
नज़र आए, दीदार अता करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए करीम अल्लाह है मालिक परवरदिगार, रमज़ान का मुबारक महीना जारी और सारी है, इसकी हर घड़ी रहमत भरी है, तेरी रहमतें छमाछम बरस रही हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहगारों के उठे हुए इन हाथों की लाज रख ले और हमारे हाल पे करम फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार आलम, आलम इस्लाम पर और पूरी दुनिया पर एक वबा कोरोना की सूरत में या अल्लाह आई हुई है। मेरे परवरदिगार, इस कोरोना ने हमारे मामलात को बिगाड़ के रख दिया। या अल्लाह, कारोबारी हजरात का कारोबार उजड़ गए। या अल्लाह, गरीब गरीब से गरीब तर हो गए। या अल्लाह, सफ़ेद पोश अफराद भी या अल्लाह बड़ी मुश्किलात में हैं। ए मालिक, ए परवरदिगार आलम, यकीनन हमने गुनाह किए हैं, ये हमारे गुनाहों की, ये हमारी शामत अमाल है। या रब्बे करीम, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते, रब्बना ला तुआखिज़ना बिसूई अमालिना वला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यरहमुना फिद दुनिया वल आखिरा। या रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और रब्बे करीम, हमारे मुल्क पाकिस्तान से बिलखुसूस और बिलउमूम पूरी दुनिया से अल्लाह इस मरज़ को, इस वबा को या अल्लाह तो ख़त्म फरमा दे। और जो हमारे बीमार हैं रब्बे करीम, तमाम को शिफा दे दे। और जो हमारे अवाम हैं रब्बे करीम, उन्हें इस कोरोना से महफूज कर। या अल्लाह, जो हमारे डॉक्टर हजरात मरीज़ों की देखभाल में लगे हुए हैं रब्बे करीम, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। मेरे परवरदिगार, हमारे डॉक्टरों को भी रब्बे करीम इससे बचा। और हमारे जितने सिक्योरिटी इदारे वाले, पुलिस हजरात, फौज, अफवाज, रेंजर्स या रब्बे करीम जो रोडों में मौजूद हैं, या अल्लाह, इन्हें भी तो अपने महबूब के सदक़े में इस वबा से बचा रब्बे करीम। या अल्लाह रब्बे करीम, हमारे नदीम मलिक साहब जिन्होंने मोहब्बत के साथ मुझे ये दुआ के लिए कहा, रब्बे कि इनको भी अल्लाह तो इस वबा से महफूज फरमा और इनकी पूरी टीम को या अल्लाह इस वबा से महफूज फरमा। और रमज़ान की बरकतों से हमें माला माल कर, हम तमाम के रिस्क में, जान में, माल में, आल में, औलाद में, इल्म में, अमल में या अल्लाह खूब बरकत दे। किसी का मोहताज ना कर, हर गम से, हर परेशानी से, हर बला से महफूज फरमा। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की खैर फरमा। या रब्बे करीम, पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ पे रब्बे करीम कुफ़ार के जुल्म और सितम का निशाना बने हुए रब्बे करीम, हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इनके जान माल की हिफाजत फरमा, हमारी बहनों बच्चियों की इज़्ज़त और अब्रू की हिफाजत कर। रब्बे करीम, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। अवैस साहब, आपकी नात से और दुआ से मैं मशकूर हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। अगर मैं दरख्वास्त करूँ कि कसीदा बुर्दा शरीफ या अगर कोई और आपके दो भी दिल के करीब हो, उसके थोड़ा सा 1-2 मिनट में वो भी सुना दें तो बड़े मशकूर होंगे। जी, मैं आपको कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाता हूँ। हुजूर की बारगाह में मकबूल कसीदा है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मलिमन अलूज़ु बिही या अकरमल
الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم